अच्छा, वैसे TBW के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है देख करने वाला। चैप्टर नंबर 9 है शुरू के अंदर सिलेबस के अंदर। उसके अंदर एक टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग वर्सेस वर्क प्लेस राइटिंग। ये पहले भी मेरा ख्याल है रिपीट हो चुका है चैप्टर 1 के अंदर, इसलिए इसमें कोई बात करने वाली नहीं है। आगे बात आती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रिसर्च। मेरा ख्याल है वो भी पहले बात हुई हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता ही देता हूँ। प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो आप खुद कंडक्ट करते हो। सेकेंडरी रिसर्च होती है जो आप लाइक जर्नल आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ते हो, जो आपकी कोई भी कोई जर्नल की पब्लिशमेंट आप जो भी पढ़ रहे हो वो सेकेंडरी रिसर्च ही होगी। लेकिन विकिपीडिया जैसी चीज़ें होती हैं वो टर्शरी सोर्सेज होती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो किसी और के वर्क को साइट किया होता है, और आप किसी और का लिखा हुआ किसी और के वर्क को साइट करती हुई चीज़ पढ़ रहे होते हो। तो वो दो लेवल्स ऑफ सेपरेशन आते हैं असल डेटा लाइक सब्जेक्ट मैटर से। तो इसलिए वो टर्शरी है वगैरह। ये टर्शरी बस लाइक समझाने के लिए था। खैर मेन यहाँ पे बातें प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। तो जब भी आपने कोई प्राइमरी रिसर्च भी कंडक्ट करनी हो तो बेहतर होता है कि आप पहले सारे लाइक लिटरेचर रिव्यू करो, थोड़ी सी सेकेंडरी रिसर्च के साथ इंगेज करो, क्योंकि उससे आपको लाइक पता चल सकता है कि पहले क्या फाइंड किया गया, क्या किन किन तरीक़ों से किया गया, आप वेरीफाई कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आगे आ जाती है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव के अंदर आपको पता ही है कि आप वो चीज़ें जो क्वांटिफाई नहीं हो सकती उनकी बात कर रहे होते हो। क्वांटिटेटिव में क्या कर रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ ही रहे हो, आपको पता है ये चीज़ें। इसके अंदर कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक आएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और केस स्टडीज़ के अंदर कि फ़लाने बंदे ने रिसर्च करनी है, उसको क्या क्या करना चाहिए, इस तरह से। तो इसी तरह से एथिक्स वगैरह वाले भी जो सवाल हैं वो इस तरह के आएंगे कि केस स्टडी में आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ रिसर्च में आ जाता है इंटरव्यूज़ और सर्वेज़। इंटरव्यूज़ कब करते हैं, जब हमने क्वालिटेटिव के ऊपर फोकस रखना हो। सर्वेज़ कब करते हैं, जब हमने क्वांटिटेटिव पे फोकस रखना हो। ये इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, आपको पता ही हैं। आगे रिसर्च की सोर्सेज क्या होंगी, वो जो सेकेंडरी रिसर्च की मैं बात कर रहा था कि इंगेज करना होता, तो वो वेबसाइट्स हो गई, बुक्स हो गए, पीरियडिकल्स हो गए। पीरियडिकल्स बेसिकली होते हैं लाइक जैसे साइंटिफिक जर्नल्स हैं, आपको पता है लाइक ये वाला जर्नल हर महीने आता है, पब्लिश होता है। तो जो एक लाइक स्पेसिफाइड पीरियड के गैप के साथ इक्वली बार बार आते हैं, उनको पीरियडिकल्स कहते हैं। आगे इंफॉर्मेशनल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स। अभी एब्स्ट्रैक्ट्स की बात कहाँ से आ गई है, बस की हुई थी इन्होंने। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के बारे में हमें मंडे की क्लास में जाके बताया गया था, यानी 2 दिन पहले पेपर से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका, हाँ, क्योंकि हमने सर से उस लेक्चर में पूछा था कि ये जो हम चीज़ें आज पढ़ रहे हैं क्या ये आएंगी, तो उन्होंने कहा था नहीं आएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पास पेपर्स में आई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें ना पहले इस इन टॉपिक्स के साथ पढ़ाई गई थे, और एक्सप्लिसिटली वैसे कहा भी गया कि ये कोट एंड कोट इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कि टीचर्स की कम्युनिकेशन आपस में नहीं भी होती काफ़ी बार, तो मसला हो सकता है, तो अपनी रिस्क आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आगे चैप्टर नंबर 10 है, उसके अंदर है इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल के अंदर ये नहीं होता कि आप स्लैंग वगैरह यूज़ कर रहे हो, इनफॉर्मल के अंदर ये नहीं होता कि आप रिसर्च नहीं कर रहे होते हो। ये दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एक लेसर स्टैंडर्ड होता है आपका रिसर्च के रिगरसनेस का। उसके अलावा वो डिटेल तो होती है इनफॉर्मल, लेकिन फॉर्मल और ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनफॉर्मल कोई 10 सफ़ों की या 20 सफ़ों की है, तो फॉर्मल 500 सफ़े की होगी, 300 सफ़े की होगी। तो ये रिपोर्ट्स के बीच में डिफरेंस है, आप कौन सी कब यूज़ करनी है। जब आप कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेज रहे हो तो यूजुअली फॉर्मल रिपोर्ट प्रेफर की जाएगी ऑब्वियसली, और अगर इंटरनल है तो आमतौर पे इनफॉर्मल ही चलेंगी। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स चल रही होती हैं इधर उधर। एनीवेज, रिपोर्ट्स का फॉर्मेट जहाँ तक है, जो एक्चुअल लिखने का फॉर्मेट है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक मेमो के फॉर्मेट में लिखो या लेटर के फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स या मेमो होंगी या लेटर होंगी। मतलब रिपोर्ट का कोई अपना फॉर्मेट नहीं होता, वो या एक मेमो होता है या एक लेटर होता है, ठीक है। तो उसके आप बस लेटर के अंदर हेडिंग्स भी डाल दो तो कोई मसला नहीं होता। तो अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मेमो में हेडिंग्स आती हैं लेटर में नहीं आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हेडिंग्स दोनों में डालोगे और उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करोगे। बस ऊपर नीचे वाला फॉर्मेट डिफरेंट होएगा कि आपने लाइक सेंडर्स एड्रेस वगैरह वाली चीज़ें लिखी हैं या नहीं लिखी। और वही वाली बात कि आपको पता ही है कौन सा कब यूज़ होएगा, ये पहले भी बात हो चुकी हुई है। और वैसे भी उन्होंने स्पेसिफाई किया ही होता है आमतौर पर कि राइट अ लेटर और दिस दैट वट एवर।
एनीवेज उसके बाद आपको पता है किताब में हर टॉपिक के साथ उन्होंने ABC फॉर्मेट फॉर XYZ लिखा होता है। तो इस वाले के अंदर जो मेंशन वर्दी बात थी वो ये थी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ना अपनी रिपोर्ट की आपने लाइक लाजमी है कि आप अपने ना रिपोर्ट अपने या रिसर्च जो भी है उसका टाइम पीरियड वगैरह भी स्पेसिफाई करो। या ये एक काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट था जो मैंने कहा कि चलो बाद में फिर आपको पता है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरे पूरे 2-2 मार्क्स कट रहे होते हैं। तो मेंशन कर दूँ कि जो भी हो उसका टाइम पीरियड मेंशन करना है अगर आपकी कोई टाइम सेंसिटिव रिसर्च है ऑब्वियसली। एनीवेज उसके अलावा आगे फिर से एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बात हुई हुई है कि अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, और फॉर्मल रिपोर्ट्स की बात की हुई है। लेकिन वही बात कि हमें सर ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिड के अंदर नहीं इंक्लूडेड, तो इस वाली को छोड़ दो। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये आ जाएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के अंदर। इसके अंदर है कि दो मेजर टाइप्स हैं जो किताब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। एक है इन्फॉर्मेटिव, एक है एनालिटिकल। इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है, उसके अंदर आप बस स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह और जो लाइक एक्चुअल डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बस वो बता रहे होते हैं। जबकि एनालिटिकल रिपोर्ट्स के अंदर आप थोड़ा सा लाइक अपने नैरेटिव बिल्डिंग भी कर सकते हो, आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, इसकी ये कॉजेज़ हैं, आप लॉजिकल आर्गूमेंटेशंस भी कर सकते हो, आप सारा कुछ कर सकते हो। जबकि इन्फॉर्मेटिव के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टू द फैक्ट्स रहते हो, जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपोर्ट कर रहे होते हो। अब वो जो 4 कॉमन टाइप्स बताई हुई हैं हर किसी की, तो पहले इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। उसके अंदर एक होती है एक्टिविटी रिपोर्ट्स, मतलब अगर कोई आपकी कंपनी की ट्रिप गई है जो मर्ज़ी है तो उसके लिए हो जाएगा एक। उसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी जा रही है उसके बारे में। रेगुलेटरी रिपोर्ट्स, मतलब रेगुलेशन से रिलेटेड, नाम से पता चल रहा है। लैब रिपोर्ट्स, मतलब जो आपकी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन की फाइंडिंग्स हैं वो आप रिपोर्ट कर रहे हो कि ये हमने ऑब्जर्व किया, हमारा ये हाइपोथेसिस, हमने ये किया तो ऐसे हुआ। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट्स पर क्या होती हैं, उसके अंदर आप प्रॉब्लम पकड़ लेते हो, उसका एनालिसिस करोगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। रिकमेंडेशंस दे रहे हो या फिर आप फीजिबिलिटी बता रहे हो कि प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है, पैसे कितने लग जाएंगे वगैरह। उसके अंदर आप थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन हमेशा होगी एनालिटिकल रिपोर्ट्स के अंदर भी, आप ऐसी रिपोर्ट थोड़ी लिख रहे हो जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल भी होता है आमतौर पे कि लाइक आप ज़्यादा रिकमेंडेशंस पुश करना चाह रहे हो, आपका यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्टिव आपके जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो सकता है। जबकि इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली नो सब्जेक्टिविटी हम प्रेफर करते हैं। इसी की तरह से इक्विपमेंट एवेल्यूएशंस हैं, ये भी टेक्निकली इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स में फॉल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एनालिटिकल रिपोर्ट्स में बहुत हल्का माइनर सा फ़र्क एक्चुअली मैटर नहीं करता, बट इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ। अब चैप्टर्स की समरीज तो हो गई हैं, अब पेपर में आना क्या है, कैसे आना। तो हमें सर ने ये बताया कि एक तो रिपोर्ट आ जानी, सीधी सीधी बात है। अभी तक जो सारे पास पेपर्स हैं उनके अंदर भी हमेशा यही हुआ कि एक पूरी रिपोर्ट आ जानी है कि ये आपको केस दिया हुआ, आपने इस फिक्शनल यूनिवर्स के अंदर आपने रिपोर्ट लिखनी है। जैसे ये मेरे सामने एक रैंडम पेपर खुला हुआ कि द VP of HR decided to propose a presentation skills course, और आपने उसके ऊपर एक प्रपोज़ल लिखना है। ये तो प्रपोज़ल है ना, उसका भी उसी तरह से है जैसे स्ट्रक्चर जैसे रिपोर्ट का होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा रिसेंट खोल लें तो उसके अंदर आपको आएंगे खाली वो रिपोर्ट्स, ये जैसे कि राइट एन इक्विपमेंट एवेल्यूएशन रिपोर्ट टू द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसी तरह से अगर 1 साल और पीछे चले जाएँ, 2 साल और पीछे चले जाएँ, यहाँ पे भी आपको इनफॉर्मल प्रपोजल और यही चीज़ें आती हैं। बस एक बड़ा सा ब्लॉब ऑफ टेक्स्ट लिखना जो या लेटर होगा या मेमो होगा, और आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसको आपने ओबे करके बात करनी है। और इसकी तैयारी करने का कोई तरीका नहीं है, वो बस इन द मोमेंट बैठ के आपने प्री राइटिंग करनी है, थोड़ा सा रफ वर्क करना है, पहले प्लानिंग करनी है और उस वक्त लिखना। इसके अंदर कोई बात करने वाली है नहीं, सीधी सीधी बात है, बस राइटिंग है। जहाँ तक फॉर्मेट्स वगैरह की बात है, लैंग्वेज सेंसिटिविटी की बात है, तो उसके लिए यही होता है कि आप जो उन्होंने किताब के अंदर सैम्पल्स दिए हैं इक्विपमेंट एवेल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह के, वो पढ़ लो। लेकिन उसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने काफ़ी पढ़े हैं उसके अंदर, जैसे इक्विपमेंट एवेल्यूएशन आपको पता ही है क्या बातें करनी होंगी, कि मेथोडोलॉजी क्या थी, किस तरह से ग्रेड किया गया, कहाँ कहाँ क्या मसले थे, वो मसले 1 by 1 बता दिए और बस बात ख़त्म। तो इस तरह की चीज़ों में कोई एक्चुअली कुछ भी कोई ख़ास करने वाला है नहीं इसमें। आगे जो है कि और क्या आएगा पेपर में, ये आ जाएंगे केस स्टडीज़ आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे।
तो read the following cases and identify whether the case is an example of solicited, unsolicited or grant proposal. अच्छा ये तो हमें नहीं पढ़ाया हुआ, इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन नीचे जो सवाल है, what are the possible sources of information to be used for writing a formal report, तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं, बुक्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, वेब। ये आपने बस लिस्ट इन्फ्लेट करनी है, असल में यही ऊपर वाली 4 चीज़ें। आगे आप जो मर्जी जितनी मर्जी एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हो। डिक्शनरी, हाँ आप ऐसी रिसर्च कंडक्ट करें जिसके अंदर आपको डिक्शनरी चाहिए। लाइक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, बस शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह। मुझे नहीं पता लोग सारे क्यों लगे हुए थे कि TBW की वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ। लेकिन अब फिर आगे आगे वो इसकी रह गई, उसकी साइज़ बन गई हैं, सून वो भी आ जाएगी।